नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिलॉसफी हब। मेरा नाम तेजस्वी बंसल है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। कैसे लाएं 230 प्लस मार्क्स इन यूजीसी नेट फिलॉसफी। हाँ, अगर आप सबका जेआरएफ ड्रीम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो समझते हैं यूजीसी नेट फिलॉसफी क्या है। ये एक नेशनल एग्जाम है। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर रिसर्च में जाने के लिए। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आपको जेआरएफ क्लियर होता है तो आपको एक स्टाइफन मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, आपके एक्सपेंस उठाने में आपको हेल्प करेगा। तो ऑलमोस्ट आर्ट्स की फील्ड में आपको 40 के आसपास, आपको 40,000 के आसपास स्टाइफन मिलता है, राइट। तो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिससे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। और इसमें आज से एक साल पहले तक 2 कट ऑफ आती थी, एक नेट के लिए कट ऑफ और एक जेआरएफ के लिए कट ऑफ। लेकिन अब इसमें आने लग गई 3 कट ऑफ, यानी कि एक ओनली पीएचडी, एक नेट के लिए और एक जेआरएफ के लिए। यानी कि ओनली पीएचडी अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो आप किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जहां वैकेंसी हो। नेट क्लियर हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो प्लस पीएचडी कर सकते हो। जेआरएफ क्लियर हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी बन सकते हो, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये तो एक जनरल बेसिक है नेट का। नेट के एग्जाम में हमारे 2 एग्जाम होते हैं। पेपर 1 जो सभी बच्चों के लिए आता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए आता है। पेपर 2 जो हमारा डोमेन पेपर होता है, जो हमारा मेन पेपर होता है। तो आज हम पेपर 2 यानी कि फिलॉसफी के बारे में यहाँ बात करेंगे। लेकिन एक बार एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। पेपर 1 में 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 50 × 2 = 100, 100 × 2 = 200, यानी कि टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें 230 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके लिए हम एक बार पिछले 3 साल की कट ऑफ देखते हैं कि फिलॉसफी के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है। ये कट ऑफ है अभी दिसंबर 2024 की, जो एग्जाम हमारा भी जनवरी में हुआ था। ठीक है, उसमें जर्नल की फिलॉसफी की जेआरएफ की कट ऑफ 210 गई है, 210 फॉर जेआरएफ। फॉर नेट 184 और फॉर ओनली पीएचडी 160। यानी कि जेआरएफ अगर जिस बच्चे का क्लियर हुआ उसके 210 मार्क्स आए हैं, नेट 184 और ओनली पीएचडी 160। यहाँ पे आप जैसे ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। आप देखना, आपने दिसंबर में इतनी, तो उससे पहले वाले एग्जाम में यानी कि जून में जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 202 फॉर जर्नल। असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कि नेट की गई थी 180 और पीएचडी की गई थी 154। ठीक है, और उससे पहले वाले में यानी कि दिसंबर 2023 में जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 224। अब समझ आया मैं 230 प्लस मार्क्स क्यों बोल रही हूँ कि दिस इज अ सेफ स्कोर। अगर आपने 230 के आसपास ले लिया तो आपका जेआरएफ पक्का है। लास्ट हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो यही जा रहा है, यानी कि 210 से ऊपर अबोव जा रहा है। अगर हमें सेफ साइकिल में खेलना है तो हमें 230 के आसपास लेके आना पड़ेगा। देखो, 1 साल से ही ओनली पीएचडी आया है, इसमें सिर्फ 2 कट ऑफ आई है, दैट इज दिस इज फॉर जेआरएफ और नेट के लिए क्या है 196। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो आपको मार्क्स करीब 200 के पास लाने हैं। ये हम पिछले 3 साल की कट ऑफ से देख पा रहे हैं। नेट क्लियर करना है तो 200 के पास आपके एग्जाम आने चाहिए। जेआरएफ क्लियर करना है तो 220 230 के आसपास आपके मार्क्स आने चाहिए। और ओनली पीएचडी क्लियर करना है तो आपके कम से कम 160 170 के पास मार्क्स आने चाहिए। अगर पिछले साल 160 है तो इस साल 110 तक आपको सेफ स्कोर रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा सेफ स्कोर कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं। अब पॉइंट आता है इतने मार्क्स कैसे आएंगे। तो देखिए, पेपर 1 में आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सही करके आने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन, तभी आपके 30 प्लस मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स आएंगे। और पेपर 2 में आपको 75 से लेके 80 क्वेश्चन तक ठीक करके आने, तभी आपके 160 प्लस मार्क्स आएंगे। तब आप सेफ रहोगे। आपका जेआरएफ करने से कोई नहीं रोक सकता आपको इसमें 30 to 35 लाने हैं और इसमें 75 to 80 मार्क्स लाने हैं। ठीक है,
ये हमारा जर्नल है। अब हमें ये कैसे करना है, देखो दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक कंसिस्टेंसी और एक स्मार्ट प्लानिंग। कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली पढ़ना है, कभी मिस नहीं करना है। चाहे आज आप बहुत बिजी हो, चाहे आप 1 घंटा निकालो, लेकिन आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 की कैसे प्लानिंग करें, वो आता है स्मार्ट प्लानिंग में। आपको पेपर 1 को भी पढ़ना है, बहुत बार पेपर 1 सेव करा देता है आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर 2 कभी कभी मुश्किल आ जाता है, हम उसमें 75 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, हम उसमें सिर्फ 70 कर पा रहे हैं। लेकिन अगर पेपर 1 भी हमारा अच्छा है और उसमें हम 40 स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते, टोटल मार्क्स 300 में से कट ऑफ आती है। पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी आपका पेपर 1 आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, पेपर 1 आपको बचा लेता है, तो इसलिए पेपर 1 को भी आपको टाइम देना है। अगर आप दिन में से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पेपर 1 पढ़ें और 4 घंटे आप अपना पेपर 2 करें। इसी को स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, प्लानिंग नहीं करते, वो सीधा पेपर 2 पढ़ने बैठ जाते हैं या सिर्फ पेपर 1 पढ़ने बैठ जाते हैं। दोनों पढ़ोगे तभी JRF क्लियर होगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। मैं आपको पेपर 2 का सिलेबस दिखाती हूँ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। देखो पेपर 2 हमारा 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 चैप्टर्स में, वेस्टर्न, एथिक्स, लॉजिक, कंटेम्प्रेरी और एथिक्स। ये 5 मेन ब्रांच है, टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सबसे पहले हम सिलेबस पे ही चलते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है, ये हमारी यूनिट 1 है, दैट इज इंडियन फिलोसफी। बहुत ज्यादा वेटेज आती है। देखो आपको यूनिट 1 और जो यूनिट 3 है, ये इंडियन एथिक्स, इसको एक साथ पढ़ना है। आप इसको सिर्फ इंडियन फिलोसफी मान के चलो। आपकी 2 यूनिट किस में कन्वर्ट होगी, 1 यूनिट में, ठीक है। अब देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट किस आप, टाइम कम रह गया, अगर आप लोग के पास टाइम कम रहता है, एग्जाम आने वाला है, तो आपको ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है, वेदांता पे। अद्वैत वेदांता जो शंकराचार्य ने दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट। न्याय सबसे इंपॉर्टेंट। इसका जो इंडियन लॉजिक है वो हमारे पेपर 1 में भी है, हेत्वाभास, राइट, पेपर 1। यानी कि अगर आपने ये पार्ट पढ़ लिया तो कुछ पेपर 1 का भी पार्ट पढ़ रहे हो। इंडियन फिलोसफी पेपर 1 में भी है, 4 वाक इंडियन फिलोसफी है उसमें भी, तो इंडियन फिलोसफी तो आप पेपर 1 में ही पढ़ रहे हो। लेकिन जो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, डेट इज न्याय फिलोसफी पे और अद्वैत वेदांता पे। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट 2 हमारी आ जाती है वेस्टर्न फिलोसफी। हमें यूनिट 2 और यूनिट 4 को एक साथ पढ़ना है। यूनिट 4 दैट इज वेस्टर्न एथिक्स, हमें इन 2 यूनिट का भी 1 यूनिट बना देना है। हमें टोटल 5 यूनिट बनानी है पूरे 10 यूनिट में से। ऐसे हम स्मार्ट वर्क करेंगे ताकि हम एक साथ पढ़ें और ताकि वेस्टर्न पूरी एक साथ समझ आ जाए, इंडियन पूरी एक साथ पढ़ लें, समझ रहे हो। तो अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अब हमें ना वेस्टर्न एथिक्स में ना कीवर्ड्स पे काम करना है। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, अगर आप सिलेबस खोल के भी, इसने थेल्स ने क्या दिया था, वाटर। आप इनके कीवर्ड, सभी फिलोसफर्स के अगर आपने कीवर्ड समझ लिए और समझ लिया उस कीवर्ड का मतलब क्या है, तो आप वेस्टर्न फिलोसफी आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर मैं कहूँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन वेस्टर्न फिलोसफी के कीवर्ड से कर सकते हो। वेस्टर्न नहीं, इनफैक्ट कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी के भी आप कीवर्ड से कर सकते हो। लेकिन कीवर्ड पता होना चाहिए एक तो उस फिलोसफर का क्या है, और कीवर्ड हमें समझ आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो भैया, वाली बात है, ठीक है। अब इसमें हमें प्लेटो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हमें इनका गॉड और इविल का कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए, डिकार्ड्स का क्लियर होना चाहिए, रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिज्म का बेसिक हमें पता होना चाहिए और कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए। इंडियन एथिक्स जैसे मैंने कहा, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट डीप भी ना पता हो, मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ क्या होते हैं, श्रेयास क्या होते हैं, प्रयास क्या होते हैं, इन पर तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, एक बार वो देख लेना। ये सब आपको पता होना चाहिए डीप, जरूरी नहीं है आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सिलेबस उठाओगे ना, एक बार गो थ्रू करना, क्या सिलेबस में आपको सब पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी क्या है, लोक संग्रह क्या है, स्वधर्म क्या है, बस इतना करना है। वेस्टर्न एथिक्स में भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ गुड क्या है, राइट क्या है, जस्टिस क्या है। यानी कि हमें इन दोनों यूनिट्स में डीप में जाना ही नहीं है, हमें जस्ट कीवर्ड्स पे काम करना है, जस्ट कीवर्ड्स पे, ठीक है। अब आता है कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। देखो कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में भी हमें कुछ हमारे मेन जो फिलोसफर्स हैं, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट उन पे टिक करती हूँ। स्वामी विवेकानंद, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
केसी भट्टाचार्य 101% सुपर इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 से 3 साल से इनका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। केसी भट्टाचार्य आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आप जो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, ये श्री अरबिंदो बहुत ज्यादा। मोहम्मद इकबाल, इनका जो इंट्यूशन वाला क्वेश्चन है, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर्वपल्लम राधाकृष्ण, देखो पता हमें सारे होने चाहिए, उनकी बेसिक थ्योरी हमें पता होने चाहिए, उनके कीवर्ड्स हमें लेकिन जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है दैट इज स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर एंड केसी भट्टाचार्य। इनमें से हम कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। स्वामी विवेकानंद और केसी भट्टाचार्य तो मस्ट हैं, आएगा ही आएगा। पिछले 5-6 साल ऐसा कोई नहीं गया जहां इनसे क्वेश्चन ना आया हो। 6th, देखो रीसेंट वेस्टर्न फिलोसफी, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है और थोड़ी सी मुश्किल लगती है लोग बच्चों को। हाँ लगती है क्योंकि एक तो बड़ी है, दूसरा वेस्टर्न है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, इंडियन फिलोसफी से कनेक्ट हो पाते हैं, हम इंडियन फिलोसफी समझ आ जाती है। चारवाक क्या कहना चाह रहे हैं, चारवाक की फिलोसफी तो आज के टाइम में हम जी रहे हैं, खाओ पियो और मौज करो, राइट, तो वो हमें अच्छे से समझ आती है। लेकिन इनका क्या है ना, हमें अच्छे से समझनी पड़ती है, इनको टाइम देना पड़ता है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पेपर में टाइम बहुत कम रह रहा है तो आप इस पे इतना ध्यान ना दें, आप और यूनिट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 to 6, राइट। हमारे पास स्कोप है इस यूनिट को छोड़ने का, बट वैसे छोड़ना कुछ नहीं, करके सब जाना है। तो अगर आप लोग को लगे आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिलेबस उठाना, सिलेबस जैसे आपने ये सिलेबस उठा लिया, आपने इन दोनों के ना ये समझ लिया एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस है क्या। अभी जैन वाले एग्जाम में सीधा एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस से क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट। तो आपको ना जैसे क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है क्या रोंटी का, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या थ्योरी, किसने क्या थ्योरी दी है। थ्योरी का नाम भी आप पता कर लोगे ना तो आप 5-6 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। आपको इनकी थ्योरीज पता होनी चाहिए, किसने कौन सी थ्योरी दी है, और थोड़ा सा और टाइम में तो समझ लो उस थ्योरी के अंदर है क्या, तो आप 5 से 6 सारे क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि थ्योरी भी समझ लें, तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए किसने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, आपका हो जाएगा। उसके बाद 7th, सोशल एंड पॉलिटिकल इंडियन फिलोसफी। देखो इसमें ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, महाभारत है, हम सबको पता है महाभारत के बारे में, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस थ्योरी यूनिट को पढ़ने बैठोगे ना, आप एक दिन में ये यूनिट पढ़ पाओगे। महाभारत के बारे में हम सबको पता है, कौटिल्य के बारे में हम सबको पता है, दंड नीति के बारे में हम सबको पता है, डेमोक्रेसी, स्टेट सोशलिज्म, ये हमें सब पता है। बस हमें एक बार गो थ्रू करना है इनसे, राइट। एक बार समझना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से फिलोसफर्स के बारे में हमें बताया गया है। अगर आप एक बार इसको समझ लोगे ना, आपको बार बार इस यूनिट को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल वेस्टर्न, देखो इस कॉन्सेप्ट में से, इस यूनिट में से अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले कुछ साल नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से इस यूनिट्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इसका फेमिनिज्म बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, नई चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे अभी लास्ट एग्जाम में डिफरेंस फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें मैंने अभी परसों ही शॉर्ट अपलोड की है कि डिफरेंट फेमिनिज्म है क्या। हमारे सिलेबस में नहीं है डिफरेंट फेमिनिज्म, लेकिन पूछा गया है। तो फेमिनिज्म टॉपिक ऐसा है कि जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इन है, राइट। तो आज के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट इन है उनमें से कोई नई नई चीजें क्वेश्चन में आ रही हैं, तो इस यूनिट पे आपको ध्यान देना है। जस्टिस के बारे में जो ये यूनिट है, इक्वलिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस यूनिट का ये वाले टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। फेमिनिज्म जरूर पढ़ के जाना है, जस्टिस के बारे में जरूर पढ़ना है, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है, प्लेटो का आइडियल स्टेट और जस्टिस पढ़ना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि ये इन टॉपिक है। इन टॉपिक होते हैं कि आजकल करंट में चल रहे हैं, इस यूनिट में करंट वाले टॉपिक है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, तो इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। लॉजिक मेरी मोस्ट फेवरेट यूनिट, मेरे को तो प्यार है इस यूनिट से, और ये यूनिट आपने कर ली तो ये यूनिट 6 आपका पेपर 1 का टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग, वो यही यूनिट है। इसमें यहां से ये यहां तक सारे टॉपिक आपके पेपर 1 में भी है, ट्रूथ फंक्शन एंड प्रपोजिशन से। क्वांटिफिकेशन वाला जो हमारा बूम वाला लॉजिक है, एरिस्टोटल वाला लॉजिक तो आपके पेपर 1 में भी है। बूम वाला लॉजिक अभी थोड़ा नया हो जाता है, जो पेपर 2 में इंट्रोड्यूस होता है।
लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो आपने ये पढ़ लिया तो आपने पेपर 1 की एक यूनिट भी पढ़ ली, यूनिट 6। फिलोसफी वाले बच्चों के लिए पास तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है कि अपना पेपर 2 की एक यूनिट पढ़ी, पेपर 1 की अपने आप हो गई, राइट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये मैथ्स है बेटा, ये यूनिट मैथ्स है। जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, एक बार फॉर्मूला आ गया, पुट हो गया, सही से क्वेश्चन निकल गया, तो आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। ये वही है, आपको एक बार इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मूले पता चल गए, आपका ये यूनिट, ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। यानी कि आप ये मान लो आपके 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले लॉजिक के। पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा, तो 10 मार्क्स मान के चलो, पेपर 1 को भी इंक्लूड कर दे तो 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। देन अप्लाइड फिलोसफी। देखो जैसे ये है ना कि इनमें से कुछ भी आ सकता है क्योंकि इन है। अप्लाइड फिलोसफी क्या होती है कि जो आपने फिलोसफी सीखी उसको अपनी लाइफ में अप्लाइड कैसे करोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ध्यान देना है, थोड़ा करंट से अवेयर रहना है कि क्या चीज करंट में कॉन्सेप्ट चल रहा है जो हमारे सिलेबस में भी है, तो उस पर आप लोग को अपनी पकड़ बना के रखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन करंट से आए अप्लाइड फिलोसफी में, सोशल पॉलिटिकल वेस्टर्न में, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे डिफरेंट फेमिनिज्म, अगर आप थोड़ा सा करंट से इन रहते तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो ऐसे इसमें है, इसमें टेक्नोलॉजी, एआई वाले भी चीज आ गई है अब इसमें, एआई बहुत ज्यादा इन है, तो एक बार उस चीज को थोड़ा सा पढ़ना आप लोग, ठीक है। मीडिया एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, मीडिया एथिक्स, ये सब चीज आप लोग पढ़ना। फिलोसफिकल काउंसलिंग, तो ये क्योंकि इनके टॉपिक है तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और देखो अगर आप थोड़ा सा इनसे अवेयर रहोगे ना, अपने करंट अफेयर से अवेयर रहोगे, अपने सोशल मीडिया से अवेयर रहोगे, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। एआई के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, मीडिया एथिक्स आप लोग कर पाओगे, राइट। तो हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखो डेली और वीकली प्लान होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मॉडल होना चाहिए हमारे पास, राइट। और हमें दोनों इंक्लूड करने हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। यानी कि अगर हम टोटल 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 2 + 4 हमें ऐसे अपना टाइम टेबल डिवाइड करना है। हाउ टू बैलेंस पेपर 1 and 2, हमें बैलेंस करना है पेपर 1 को भी पेपर 2 को। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पेपर 1 का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 1 इज सेवियर, हमारे लिए सेवियर है ये। यूज अ टाइमलाइन वीकली कैलेंडर व्यू। देखो आप लोगों ने कैलेंडर बना लिया, पढ़ेंगे और पढ़ाई नहीं की तो कोई मतलब नहीं हो इसका ना। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप लोग फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट उठ रहे हो तो आपने टाइम टेबल सुबह जल्दी का बना लिया, वो 1 दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन नहीं होगा। रात को पढ़ने की आदत है, रात को पढ़ो। सुबह उठ के पढ़ने की आदत है, सुबह उठ के पढ़ो, बस पढ़ो। ये नहीं है कि दुनिया सुबह उठ के एग्जाम निकाल रही है तो हम भी सुबह उठ के एग्जाम निकालेंगे। नहीं हो तुम मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, तुम नाइट पर्सन हो, नाइट में बैठ के पढ़ो। सबका अलग अलग होता है। अब जैसे मैं रात को नहीं पढ़ सकती, बल्कि लेकिन बहुत लोगों का व्यू होता है कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना तो घर में डिस्टर्बेंस होती ना हो। बट मेरा मानना क्या, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना मैं बिलीव करती हूँ, मैं सब सुबह उठ के जल्दी पढ़ लेती हूँ। मैं नाइट पर्सन नहीं हूँ, मुझे रात के 11 बजे नींद आ जाती है। मैं सुबह 5 बजे उठा के पढ़ा लो, मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं सुबह रात को 12 बजे नहीं पढ़ सकती। हर की अपनी अपनी बॉडी साइकिल होती है, सबको अपनी बॉडी का पता होता है। जैसे मुझे पता है मैं सुबह उठ जाऊंगी, मैं सुबह उठ के अपना सुबह का टाइम टेबल बनाती हूँ कि सुबह 5 से 6 मैं ये करूंगी, 6 से 7 ये करूंगी, और रात के 10 बजे तक मैं अपना सब बंद कर देती हूँ। मुझे पता है 10 बजे के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं होनी, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, ठीक है। ओवर रिलाइंग ऑन नोट्स, लोग बाग क्या करते हैं, सिर्फ अपने नोट्स के पीछे पढ़ रहते हैं। अगर आप लोग नोट्स के पीछे पढ़े रहोगे तो एआई आप लोग के नोट्स में नहीं होगा, फेमिनिज्म जो आजकल चल रहा है वो आप लोग के नोट्स में नहीं होगा, मीडिया एथिक्स जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के नोट्स में नहीं होगा। ओवर रिलाइंग नहीं करना आप लोग को अपने उस पर, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा करंट से भी अवेयर रहना और अपने नोट्स को ना अपडेट करना है, अपने नोट्स को अपडेट करना है। देखो एनटीए का ना एक रूल है, वो अगर आपके सिलेबस में कुछ करंट के टॉपिक हैं तो वो करंट से ज्यादा क्वेश्चन देता है, और हर एग्जाम ऐसे ही करता है। क्यों, वो पुराने क्वेश्चन पूछेगा, करंट से पूछेगा आपको। आपकी किस लिए है एग्जाम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आप लोगों को पढ़ाओगे, ज्ञान बांटोगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, उस चीज का टेस्ट है। तो आपको ओवरऑल अपने सराउंड्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना, आपको एक्टिव रहना है कि अच्छा कोई नई चीज आई है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये है क्या, ठीक है। आप लोग PYQs इग्नोर करते हो, आपको PYQ इग्नोर नहीं करने हैं। कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के PYQs आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, मॉक प्रैक्टिस करने हैं। देखो
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और थ्योरी पढ़ने से क्या डिफरेंस होता है? थ्योरी क्या होती है ना, अगर एक टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो जाती है, अरे आता तो है आता तो है आता तो है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपका माइंड खुलता है, आपको अवेयरनेस आती है, अरे ये क्वेश्चन वहां पढ़ा था, क्या होगा इसका आंसर, तो ज्यादा लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। इसलिए पीवाईक्यूज और मॉक तो करने ही करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। आप लोग रिवीजन नहीं करते यार, हमारा ह्यूमन माइंड है, छोटा सा दिमाग है हमारा, कितना हम याद रखेंगे? आज मैंने कुछ पढ़ लिया, मैं परसों तक भूल जाऊंगी, एक हफ्ते बाद भूल जाऊंगी, कितने दिन याद रखूंगी? ज्यादा 10 दिन मुश्किल से, बट मैं भूल जाऊंगी। तो हमेशा एक 24 आवर्स में रिवीजन होनी चाहिए, एक 2 दिन बाद और एक हफ्ते में और एक मंथली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो रिवीजन आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड है। बहुत बच्चे थ्योरी पढ़ के रिवीजन करते हैं, लेकिन मैं जो करा करती, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन करती थी, मैं मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कराती थी। क्या होता है, एक बुकलेट ले लो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, उसमें क्या होता है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं को रिवीजन करती थी, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, उससे क्या सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। और टॉपिक वाइज करने के बाद एक प्रॉपर मॉक लगाओ। क्यों मॉक लगाना क्यों जरूरी है? देखो उसमें ना मिक्स क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं। हमारे फिलॉसफी में क्या होते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं या फिर कोई थॉट दिया जाता है। अगर हमें पता है हम स्वामी विवेकानंद के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये थॉट उनका ही होगा, कॉमन सेंस। लेकिन अगर मैं पूरे कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी के मिक्स क्वेश्चंस करूंगी तो मेरे को कंफ्यूजन होगी, यार ये किसने बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है, राइट? तो वहां क्या काम आएंगे, कीवर्ड्स मेरी याद काम आएगी, मेरी पढ़ा हुआ काम आएगा। तो वहां मेरा दिमाग खुलेगा कि यार ये बात तो इनने भी बोली, अब इनने भी बोली, अब इस क्वेश्चन में को डिफरेंस समझना है कि किसने बोला होगा ये थॉट। ठीक है, तो हमें अपनी प्रैक्टिस ऐसे करनी है। ये सारा सिलेबस है, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और द फिलोसफी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है और आने वाली आ रही हैं। अभी लॉजिक की मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मेरी बन चुकी है, बस अपलोड करने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो आप सब बने रहना। थैंक यू।